आज दिल्ली के 16 फतेहपुर बेरी गांव में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक आयोजन देखने को मिला, जहां गुर्जर समाज के हजारों लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए एक ही उद्देश्य के साथ महाराज अनंगपाल तंवर के सम्मान और उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए। यह आयोजन सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि ये समाज की एकजुटता और अपने गौरवशाली इतिहास को सजोने की पहल थी। लोगों का मानना है कि अनंगपाल तंवर जी, जो कि एक दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं, उन्हें आज के युवाओं को जानने और समझने की जरूरत है। इसको लेकर पंचायत में मांग भी उठाई गई कि अनंगपाल तंवर जी के नाम पर एक भव्य और प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना की जाए, जहां उनके जीवन, शासन और योगदान पर रिसर्च हो सके और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। इस महत्वपूर्ण मौके पर समाज के कई प्रमुख नेता और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। प्रोफेसर रणवीर सिंह चंदेला और नवनीत परमार जी व राज्यपाल शर्मा जी जैसे तमाम लोगों ने सभा को संबोधित करते हुए अनंगपाल जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे अनंगपाल जी ने न सिर्फ दिल्ली को बसाया, बल्कि उसे एक सांस्कृतिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सभा में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में सम्मान था और दिलों में गर्व था कि वे उस वंश से हैं जिसने इस देश की राजधानी की नींव रखी। गुर्जर समाज का ये प्रयास एक संकेत है कि इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि समाज की स्मृति में भी जीवित रखा जाएगा। और अब ये मांग सिर्फ एक पंचायत की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज बनती जा रही है। अनंगपाल तंवर जी को सम्मान मिले, उनके नाम से इंस्टीट्यूट बने और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। यही उद्देश्य इस आंदोलन का था। आइए सुनाते हैं प्रोफेसर रणवीर सिंह चंदेला ने क्या कुछ कहा। मैं निवेदन करूंगा रणवीर चंदेला जी से, वो अध्यक्षीय भाषण अपनी बात रखें। भाषण तो नहीं कहेंगे, अध्यक्षीय संबोधन हमारे बीच में रहेगी। उनको इतिहास का भी बहुत ज्ञान है, तो उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा ज्यादा हमें चीजों को समझाने की कोशिश करें। हाँ, शॉर्ट में वो आप समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। रोज उसको यही मतलब आदरणीय प्रधान जी अंतराम जी तंवर, प्रधान तंवर साहब, और मेरे साथ मंच पर बैठे तीनों इतिहास के प्रोफेसर, और मेरे बाईं तरफ बैठे हिंदी के प्राध्यापक, और इस ऐतिहासिक चबूतरे पर उपस्थित आज के आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान मित्रों। मैंने जब से मैंने दिल्ली में मेरी नियुक्ति हुई तुगलकाबाद 1974 में, मैं जामिया से आया और मेरी नियुक्ति तुगलकाबाद में हुई सितंबर 74। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। मेरे तो खुद 2-4 महीने के बाद मेरे अध्यापक ने मुख्य अध्यापक ने मुझे कार्यालय भेजा कि आप दफ्तर जाओ, ये काम है। तो मैं क्योंकि नया था, जामिया से आया था, स्टूडेंट्स यूनियन में मैंने वहाँ मैं इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे वही गरम जो जोश था। अध्यापक कम, छात्र नेता ज्यादा समझता था मैं अपने आप। तो मैं जब गया तो यहाँ इसमें हाँ, तो मैंने जाके, जैसी मेरी आदत थी, मैंने कहा कि मुझे साहब से मिलना। तो चपरासी बोला रुकिए। मैंने रुकना क्या है, मैं घुस गया। तो वहाँ हमारे जो साहब थे वो बैठे थे, उन्हें नागवार गुजरा कि कोई व्यक्ति ऐसे चला आया। हालांकि शिष्टाचार के तो ये अनुकूल नहीं था, पर वो मेरे वो कहीं ब्लड में था। मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया। जब मैं चला ही गया था तो मुझे खड़े रहना चाहिए था, और मैं बैठ गया। तो उसे लगा अफसर को ये तो दो अपराध कर रहा है। एक तो बिना अनुमति के अंदर आ गया, और अंदर ही नहीं आ गया, बिना अनुमति के बैठ भी गया। बोले ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। हाँ, कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी तुगलकाबाद से। तुगलकाबाद से? अच्छा, किस संबंध में आए हो भाई?
तो मैंने कहा जी मैं इस सिलसिले में आया हूँ, ये काम बताया हेडमास्टर साहब ने, तो मेरी एक बात को लेकर डिस्कशन हो। बोले बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। मैंने कहा हिंदी सच से बोलता हूँ मैं, इंग्लिश में। कौन बिरादरी हो? मैंने कहा जी गुजर। क्या? मैंने समझा कि सुना नहीं। मैंने कहा जी मैं गुजर हूँ। गुजर वो क्या होते हैं? दिस इज मतलब ये कुछ प्रश्न था, ये प्रति प्रश्न किया, वो क्या होते हैं? मैंने कहा गुजर गुजर होते हैं। एक बार को तो आया कि एक जो कनपटी पर बताऊं कि ये होते हैं, सर्टिफिकेट दे दे। पर मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने मुझे कोई गाली नहीं दी, मुझे कोई अपशब्द नहीं बोले, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न था जो मेरे भीतर बैठ गया। मैं 74 की परिस्थिति बता रहा हूँ दिल्ली वालों, ये दिल्ली जो तवरों की रही, उस दिल्ली की परिस्थिति 74 की बता रहा हूँ मैं, ये रनिंग कमेंट्री सुना रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा जी तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। मैंने कब बुलाया था? फिर मैं चला आया और मैंने जब उस पर ये सारा अपना नज़र दौड़ाई तो मैंने पाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र नेता गुजर नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1974 ईरा, याद करिए आप। और इतना ही नहीं, राजनीति में भी कहीं कुछ नहीं थे। एक आउटर दिल्ली से शायद वो हुआ करते थे, चौधरी दिलीप सिंह MP हुआ करते। चलो I don't want to mention any particular community, but Gujar was nowhere in this capital. In a capital which is supposed to be built by the Tawars. एक ऐसी राजधानी जो तवरों की बसाई हुई, बनाई हुई, सजाई हुई, उसमें गुर्जरों का नाम लेने वाला कोई नहीं था। इस बात ने मुझे बहुत उद्वेलित किया, चिंतित किया। मैं कहना ये चाहता हूँ, उसकी परिस्थिति में तो आज हम बहुत ठीक, छात्र राजनीति में हमारे बच्चे हैं, विश्वविद्यालयों में हमारे प्राध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, और राजनीति में हमारे बच्चे आ गए हैं। और खासकर दिल्ली के बारे में तो प्रधान जी मैं कहता हूँ, 2 गांव हैं दिल्ली के जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो फतेहपुर बेरी और एक तुगलकाबाद, जहाँ नेता हैं, प्रणेता हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, और अब तो जज भी हैं, IAS ऑफिसर हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, आज का जो ये आयोजन है ये अपने आप में अलग तरह का माननीय ऐसा मंच जिस पर मैं बहुत कम मुझे अवसर मिला है। मैं तो राजनीतिक मंचों पर बोलता रहा हूँ। मैं यहाँ तो पिछले मैं 30 साल से आ रहा हूँ। चुनावों में आप मुझे देखते होंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में मैं अटल जी आए तब आया, मैं वो नहीं कह रहा, पर ऐसे मंच जहाँ ऐसे इतिहास के या एक विषय विशेष के विशेषज्ञ उपस्थित हों, ऐसे मंच मुझे क्षमा करें गुरुजनों ने कभी आयोजित नहीं किए, तो बहुत कम किए। मैं तो बधाई देता हूँ, अंतराम जी 5 साल बड़े मेरे से, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया, इनके मन में आ गया। इन्होंने कहा इस तरह करेंगे, तो हमने सभाएं 2-2 लाख की करी, हमने बोर्ड क्लब पे भी बड़े बड़े जलसे किए, पूरे देश में किए, आरक्षण आंदोलन में लाखों की भीड़ में हम उपस्थित रहे। पर एक विषय ये भी है, एक मोर्चा हमने अलग से छोड़ दिया है, इसको पर भी लड़ना चाहिए। आज का ये भले ही आपको लगता है कि ये असल में तो एक विचार गोष्ठी है, ये सभा नहीं है, और विचार गोष्ठियां ही आगे के इस विचार को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाती हैं। इस मर्म को भी समझना चाहिए। वो दिल्ली जो तवरों के द्वारा बसाई गई और जो देश की राजधानी में के भीतर स्थित है, जो आज देश की राजधानी है, वहां उस संस्थापकों को ही कोई नहीं जानता। हमारे बच्चे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या इतिहास की बड़ी बड़ी पुस्तकें जो विद्वानों के नाम पर लिखी गई और पढ़ाई जा रही है, उसमें दिल्ली के उन संस्थापकों के, उन पीढ़ियों का जिक्र नहीं है।
इसलिए मुझे लगा कि ये विचार सबसे ज्यादा विचारों तक मुझे लगा हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे जैसे अब हमारे बैठे सुभाष जी मुझे बता रहे थे कि हर यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, इग्नू में हैं, DU में हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में हमें इस मोर्चे पर भी काम करना चाहिए। मैं प्रधान जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप में वो ईश्वर ने वो ऊर्जा दी है आपको। आज का विषय ये है कि अनंतपाल तंवर के बारे में जो इतिहास ने हमें इतिहासकारों ने हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, वो सारे प्रमाण शिलालेख, ताम्रपत्र और कोई उत्खनन के जो होते हैं वो और कोई सिक्के जो इतिहास में प्रमाण माने जाते हैं, ऐसी उन सभी चीजों को खोजा जाए और एक संकलित बुक लिखी जाए, उनको कंसोलिडेटेड बुक के रूप में तैयार किया जाए और उस ऐसी बुक हो, इतनी प्रमाणिक हो जो अपने आप मुंह से बोलती हो, ताकि हमें कोई ये ना कह सके आप कौन है, तंवर कौन है, कौन है तंवर, हम तो नहीं जानते। ये जो परिस्थिति है इससे निपटने के लिए हमें इस तरह के आयोजनों की जरूरत है। दूसरे मंचों पर हम खूब जोर जोर से भाषण देते हैं, लंबे लंबे हाथ फेंकते हैं, और बहुत बड़ा कॉलेज और हमारे गुर्जर समाज के तो बहुत ज्यादा संख्या में छात्र वहाँ पढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से वो कॉलेज है और हमारे ये जो बहुत चर्चित हमारे सुशील जी भाटी हैं, और मैं तो अपने दूसरे हमारे ये राकेश जी राणा, आप बैठे हाँ आप हैं, सॉरी मैं हम चाहेंगे इन तीनों, आज तो तीन ही उपस्थित हैं, कसाना जी भी है, कसाना जी का सब्जेक्ट दूसरा है पर हमारे बहुत मदद कर सकते हैं इतिहास के मामले में। विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिल्ली में, इन तंवरों की दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी चल रही है उनमें कौन कौन किन किन विषयों के प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनमें इतिहास के कितने हैं, उनसे संपर्क करके एक कोई बड़ा कार्यक्रम एक ऐसी जगह रखा जाए जो नेशनल प्रेस भी देखे और हम अनंतपाल तंवर को हाईलाइट करें कि तुमने जमीन में दफन कर दिया इस नाम को। उससे फिर नए नए तथ्य आएंगे, नए नए प्रमाण आएंगे और तब एक बात दूर तक जाएगी। ये चौतरा तंवरों का है और अचंबा मुझे तब होता है 1857 के इतिहास में जो भूमिका तंवरों की रही है वो इतिहास में दुर्लभ है, विरली भूमिका है, लेकिन उसका एक पंक्ति भी किसी इतिहास की पुस्तक में दिल्ली में नहीं पढ़ाई जाती। पढ़ाया तो पूरे देश को जाना चाहिए था छात्रों को, तंवरों की क्या भूमिका 1857 में। ये तंवरों का बसाया हुआ शहर है, ये तंवरों की बसाई हुई राजधानी है आज की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दिल्ली के ही छात्रों को नहीं पढ़ाया जा रहा है कि अनंतपाल की राजधानी में तंवरों ने कितना बड़ा रोल अदा किया 1857 के स्वतंत्रता के इतिहास में। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार ऐसे आयोजन इसके बाद अच्छे और इसको सुधार करके और जगह जगह पर किए जाए और एक ऐसे किताब तैयार की जाए जिस पर आसानी से प्रोफेसर विश्वास कर लें। असल में इतिहास एक ऐसा सब, मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, लेकिन इतिहास उतना ही बड़ा जो 11वीं तक हमें पढ़ाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ये कहेंगे ये डाइग्रेसिंग फ्रॉम द वेरी टॉपिक ऑफ द सेमिनार। मैंने जब पढ़ा, हम सातवीं में था कि जलियांवाला बाग में जो जुर्म किया ब्रिटिश हुकूमत ने और गोलियां चलवाई, गोली जिंदा बच्चों तक को भून दिया गया और जो मेन गेट था उस पर जनरल खुद खड़ा हो गया, उसने डिप्लॉय कर दिया फोर्स को और निकलने नहीं दिया। तो हम जब पढ़ते थे जलियांवाला बाग तो हमारे रोंगटे खड़े होते थे कि ये इस देश में ऐसा भी हुआ है। स्वतंत्रता के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है
जलियांवाले बाग से हमें पता लगता था, पर जब मैंने कब्रों का इतिहास पढ़ा, 1857 का घाट पांचड़ी से जो आंदोलन शुरू होता है वो पढ़ा, मैं रात को सो नहीं पाया। मुझे लगा कि उन्होंने तो जो किया अंग्रेजों ने किया, लेकिन इन सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व भी गुर्जरों ने किया था। धन सिंह चपराना वो एक अलग से इतिहास में उसमें जाना नहीं चाहता, पर उसके बाद फिर जहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या मारकाट हुई फतेहपुर बेरी में, वो भी तो एक जलियांवाला बाग है। उस जलियांवाले बाग का जिक्र किसी एक पंक्ति में भी भारत के इतिहास में को छोड़ो, दिल्ली के इतिहास में नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पीढ़ी जो राजनीति में उतर गई है हमारी, अच्छी बात है, प्रशासनिक सेवाओं में भी जा रही है, वो भी अच्छा है, लेकिन इतिहास के बड़े क्षेत्र को हमने लगभग विस्मृत कर दिया है, लगभग उपेक्षित करके रखा है। मेरा ये कहना है, एक तो मैं आज के इस स्कूलों में बहुत सफल मानता हूँ कि ठीक है, थोड़ा आयोजन में ये रही इतनी छोटी मोटी बातें होती हैं, एक और बड़ा आयोजन करें जिसमें विषय यही हो, अनंतपाल कंवर, उससे संबंधित सारी प्रमाणिक जानकारी और उसे कैसे संकलित करें, उसको कैसे प्रकाशित किया जाए, कौन प्रकाशित करे उसे, कौन, इस सब बातों पर विचार हो और इसको यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको एक विषय बनाए हम इतिहासकारों के बीच। मेरा इतना कहना है, मेरा ज़्यादा मेरी योग्यता नहीं है, मैं उसके बाद फिर मैं तुलकाबाद छोड़ के चला गया तो मैं राजनीति में आ गया। पर जो बिरादरी की परिस्थिति थी वो मुझे बहुत भयभीत कर देने वाली लगती थी, पर आज इतना संतुष्ट तो नहीं है हम, पर आज अच्छा है, हम राजनीति में भी हैं, हम प्रशासनिक सेवाओं में घुसने लगे हैं, हमारा जिक्र होने लगा है, और हम अब ऐसे नहीं है कि कोई ये पूछेगा गुर्जर कौन होते हैं। गुर्जर आरक्षण के बाद तो, आंदोलन के बाद तो देश ने पूछना ही बंद कर दिया कौन होते हैं, वो तो खुद बताना गुर्जर ये होते हैं। आप ना भी पूछोगे गुर्जर तो ये हुए, तो वो परिस्थिति तो अब नहीं, ठीक है, पर अब हमें इस पक्ष की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपने मुझे अवसर दिया और ये समझ कर दिया कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। आइए अब आपको सुनाते हैं नवनीत परमार जी ने क्या कुछ कहा। देखो, ये एक शब्द नहीं, एक शब्द है गुर्जर, एक शब्द है गुजर और एक शब्द है गुज्जर, डबल जे आती है, वही फर्क है। जिसे अरब वाले जुर्ज बोलते हैं और कंधार से ऊपर वाले आगोज बोलते हैं, और चाइना वाले, मेरे वो शब्द ध्यान नहीं आ रहा, मैं कुछ और बोलते हैं। तो जो सही एक आप कहे गोत्र टॉक, टर्क ऐसे करके 3-4 गोत्र हैं जो अब आप ये समझो मैक्सिमम पाकिस्तान या काबुल या उसके आसपास है। वहाँ एक बड़ा राजवंश था। जिस समय 4वीं शताब्दी में कुषाणों का एम्पायर मध्य एशिया में टूटा और हुनों के और उनके ऊपर आक्रमण हुए, हुन हैं गुजरों में से ही, लेकिन हुन वे हैं जिनके अंदर मंगोल खून अधिक है। गुर्जर और मंगोलों की जो नस्ल का जो एक मिक्सचर है वो हुन के रूप में प्रसिद्ध हुआ 4वीं शताब्दी में, जिसे हम तोरमान हुन के रूप में मानते हैं, और हुन गोत्र आज हमारे में है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में हुन गोत्र केवल गुजरों में है, थोड़ा सा कहीं राजपूतों में है, और दलितों में तो हिंदुस्तान के सारे गोत्र मिल जाते हैं, इसलिए उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। कोई आगे कहने लगे जो वहाँ भी है, तो उनके यहाँ सब मिल जाते हैं, उसका कोई विषय नहीं है। तो जब उन्होंने अटैक किया, उन्होंने पूरे मध्य एशिया को उन्होंने छीन भिन कर दिया, तो गुर्जरों का पूरा एक कबीला इधर की तरफ भागा। और उसके भागने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, 4वीं शताब्दी में कुषाणों के समय से ही, क्योंकि पूरे विश्व पे इनका कब्जा था गुर्जरों का, तो अधिक जब शक्तिशाली आदमी होता है तो एक वैभव से पतन की तरफ बढ़ता है। तो ये बुद्धिस्ट होने लगे, बुद्धिस्ट होने के कारण हथियार त्याग किया और शांति की तरफ चलने लगे। तो जब दूसरा कबीला हुन के रूप में ताकतवर खड़ा हुआ तो उन्होंने निपेल दिया। तो 4वीं शताब्दी में ज्येष्ठ नाम का एक आचार्य हुआ जिसने 4वीं बौद्ध संगति कश्मीर में करी। उसके अनुयायी जितने भी गुर्जर थे वो सब कालांतर में जाट कहलाए। बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है, कोई इधर उधर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है।
और जाटों का सबसे पहला उदाहरण मोहम्मद बिन कासिम के समय 712 ईस्वी में है, और उस समय उन्हें दलित कहा गया है। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण ये आपकी एक दूसरी उसका भी है कि हम क्यों नहीं है और ये क्यों है, उसका भी है। मैं एक साथ साथ क्वेश्चन का जवाब आपको उसका दे देता हूँ। सबसे लेटेस्ट उदाहरण है गुरुमुखी, जिस समय आपकी गुरु गोविंद साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा तो उसमें 3 दलित हैं, 2 सवर्ण है। जो 2 सवर्ण है उसमें एक ब्राह्मण है, एक वैश्य, और जो 3 दलित हैं जो 5 प्यारे बने उसमें एक जाट। स्पष्ट प्रमाण कि 15वीं शताब्दी तक जाट जो है वो दलितों में आते हैं। बीच के बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको 20-30 उदाहरण दे दूंगा। लेकिन जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुगलों की हिंदू सेना, तवरों का बता रहे तवरों पे आ रहा हूँ, बस ये तवरों का ही विषय है। जो उन्होंने वो पूछा ना, 2 क्वेश्चन का एक साथ जवाब हो जाएगा। जो आपने कहा भी मुगलों की हिंदू सेना को राजपूत सेना कहा जाता था, उनसे प्रेरणा लेके जाट भी उनके साथ जुड़े। दूसरी सेना उनकी जाट रेजिमेंट बनी, तीसरी सेना उनकी बाद में सिख रेजिमेंट बनी। सिख रेजिमेंट वैसे उनके बाद की है, ये मूलतः अंग्रेजों के समय में आई। इन तीनों ने, मुश्किल से 1 लाख अंग्रेज रहे होंगे, इन तीनों ने ही देश पर शासन किया। और जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय यही 3 ताकत में थे। और जाट और गुर्जर में, जाट और राजपूत स्पष्ट रूप से जानते थे कि हम गुर्जरों की संतान हैं। उसमें पढ़े लिखे लोग थे। जैसे मेवाड़ के जो राजा थे वो उस समय जर्नल थे, बड़ी पोस्ट पे थे। ये ऐसे बड़े बड़े लोग, राजपूतों के जो बड़े बड़े राजघराने हैं उनके जो राजकुमार थे वो कर्नल और इनकी पोस्टों पे थे अंग्रेजों के समय में। वे इस बात को समझते थे, जानते थे। उन लोगों ने इस चीज़ को प्रतिपादित किया, इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि इन गुर्जरों को किसी भी कीमत पर स्थान ना मिले। और फिर जिस समय देश आज़ाद हुआ वो एक ऐसी कम्युनिटी में कांग्रेस के साथ गया जो जानते थे कि गुर्जरों को यदि इनकी प्रतिभा से जगा दिया तो हनुमान की शक्ति के जगाने जैसा काम होगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल नैपथ्य में और छुपा के या ढक के या हीन भावना करके रखा गया। बस एक छोटा सा, वैसे बात ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ, आपके यहाँ खुदरी की नाली है, तो आप ऐसा समझो कि आपके यहाँ पर एक ये खुदाई हो रही है, सिविल लाइन पड़ रही है। वहाँ एक ताम्र पत्र निकला, और वैसे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए किसी के नाम पे, ये भाई साहब बैठे ही इन्हीं का है कि परिवार के इनका वो निकला, और ताम्र निकला, इनका जो परिवार था उसने तुगलकाबाद बसाया था। और इस समय ये सबसे दीनहीन है आपके गाँव में, तो ये यूँ चलेगा अगले दिन से, भाई चौधरी गाँव में रहता है, आज भलाई में कुछ नहीं हो, ये भाव आ जाए। ये इतिहास की एक वो है, इतिहास से क्या होता है। और एक आप समझो एक दूसरे परिवार का निकला कि यहाँ जो इतने कसाई खाने थे, यहाँ जितनी लूट होती थी, यहाँ जितने उल्टे काम होते थे, वो इसका परिवार करता था। तो हम उसे कहेंगे भाई चौधरी तेरा वो ताम्र पत्र निकला, वो क्या कह रहा है, मैं तो आया ही परसों यार, मेरा कहाँ से आ गया, वो उससे बच्चे भागेगा। ये इतिहास का एक भाव होता है। तो ये काम गुर्जरों के साथ किया गया। जैसे बाबूजी ने बताया 74 में कह रहे थे कि यहाँ गुर्जर नहीं है, मैंने आपको बताया 94 में यूनिवर्सिटी में गया, मुझे क्या गुर्जर हैं, आश्चर्य के साथ मेरे को पूछा। तो ये भाव था, गुर्जर आए, इन्हें मकान ना दो, इन्हें चोर कहो, इन्हें दूर रखो। वो एक पूरा एक विस्तृत प्लान था। आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाबूजी तवर तोड़ मैंने आपको बता दिया, हाँ तवर तोड़ मैंने आपको, वो एक ही शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया गुर्जर अलग अलग जगह बोलते हैं। जैसे एक पमार वंश है, मैं अपना आपको परमार कह रहा हूँ। विक्रमादित्य जो 150 वर्ष ईसा पूर्व हुआ है, वो विक्रमादित्य पमार उसके नाम के आगे लिखते हैं, वही उसी के वंश बाकी अपने आप को परमार कहते हैं। और पामड़ भी कह रहे हैं परमार राजपूतों में ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो आपने बात पूछ ली। मैं 95 में जिस समय में PhD कर रहा था, तो मानवेंद्र साहा गढ़वाल के महाराज, वो परमारों का साम्राज्य है। यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जो 20 साल लगातार रहे, तो वहाँ परमार बहुत ज्यादा है, वो सब ठाकुर लिखते हैं अपने आप को। तो उन्होंने मुझे बुलवाया अपने पास, हरिद्वार में उनका एक पूरा वो है फेरी हाउस, वहाँ उन्होंने मुझे बुलवाया। कहने लगे यार तू गुजरों पे काम कर रहा है, मैंने कहा कर रहा हूँ। तो इन्हें हमें भी गुजर कह रहा है, राजा था उसमें, वो ऐसी करके बोलता है, धंधा बोल रहा हूँ बाबूजी जैसे लगते थे देखने में, ऐसी टीके थे। मैंने उन्होंने कहा बाबूजी आप राजपूत हो, कहने लगे हाँ। मैंने फिर पूछ रहा आप राजपूत हो, कहने लगा। मैंने कहा एक तो दिखा दिखाओ क्या आप कहीं राजपूत। सच बात ये थी, उन्हें कोई गुजरों का शिलालेख अपने यहाँ मिल चुका था पहले, इसीलिए बुला के उन्होंने मेरे से पूछा। उन्होंने मेरे साथ बहस करी, और 7 दिन बाद, क्योंकि पूरे गढ़वाल के राजा थे, वो देहरादून गए और वहां राजपूत महासभा का उन्होंने नाम बदलकर क्षत्रिय महासभा कर दिया। वे जानते हैं इस चीजों को, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है
कि जब किसी को अट्टालिका में बैठा रखा वहां से वो नीचे नहीं बैठना चाहता। राजपूत शब्द अट्टालिका है और गुर्जर शब्द जो है झांसी। मेरी बात को अन्यथा ना लेके, ये सामाजिक परिवेश की बात आपको बता रहा हूँ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।